हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से जब पूछा गया था इस आर्टिकल के बारे में, तो उन्होंने इस आर्टिकल को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हार्ट एंड सोल कहा था इस आर्टिकल को। तो ये क्वेश्चन प्री में भी आ जाता है कि हार्ट एंड सोल किस आर्टिकल को कहा गया है, तो वो आर्टिकल 32 है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट 5 काइंड्स ऑफ रिट इशू करता है। ये सिर्फ एक नेचर है कि फाइव काइंड्स हो सकते हैं रिट के, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट और भी नेचर की रिट्स इशू कर सकता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर देंगे आज। लेट्स स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन है, अ डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ मीनिंगलेस unless there is an effective judicial remedy for their enforcement. Explain। ये यूपी में 2016 में भी आया था क्वेश्चन, एंड जो एलएलबी वगैरह के एग्ज़ाम देती हैं लॉ के, उसमें तो ये आता ही आता है फंडामेंटल राइट्स में। तो इसका आंसर है, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर मीनिंगलेस अनलेस इफेक्टिव रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड। तब तक उसके लिए कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इनकॉर्पोरेट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिक्योरिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया रेमेडी को, जिसके बिना पर अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी, जब तक हमने पढ़े थे, कोई भी अगर इन्फ्रिंज होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा ही आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए भी है। इसके अंदर तो आपके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट, उसमें हाई कोर्ट है, आर्टिकल 226 है, उसके अंदर हाई कोर्ट को पावर है रिट इशू करने की। इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तब जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, एंड जो 226 है हाई कोर्ट में, उसमें फंडामेंटल राइट्स हो या लीगल राइट्स हो, दोनों के लिए उसमें हम जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। बी आर अम्बेडकर हैज़ सेड, इफ़ आई आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी, आई कुड नॉट रेफर टू एनी आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन, दैट इज़ आर्टिकल 32। इट इज़ वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीडी के लिए, ये आ जाता है डायरेक्ट, विच आर्टिकल इज़ द वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, and Article 32 Clause 2 provides Supreme Court to issue directions or orders or writs, including the writs in the nature of first habeas corpus, second mandamus, third prohibition, fourth certiorari, 5 quo warranto। तो ये 5 काइंड ऑफ रिट्स हैं जो नेचर आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में दिए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अब। तो हमारी जो फर्स्ट रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी। इट इज़ इशूड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलिंग अपॉन अ पर्सन बाय होम अनदर पर्सन इज डिटेन्ड टू ब्रिंग द डिटेन्यू है बिफोर द कोर्ट and to inform the court by what authority he has detained the person. The main purpose of this writ is to seek relief from the unlawful detention of an individual. It may be issued against a private person or a state or the state। ये भी एक पीडी का क्वेश्चन है कि किसके अगेंस्ट ये इशू कर सकते हैं, तो प्राइवेट पर्सन एज वेल एज दी स्टेट, दोनों के अगेंस्ट ये इशू कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जय भीम मूवी आई थी अभी, इन लोगों ने उसको देखा होगा, उसमें यही इसी का ऊपर पूरी मूवी है, वो हैबियस कॉर्पस के ऊपर, उसमें डिटेन करने दें, तो एग्जाम्पल में हम डाल सकते हैं।
तो इसका जो पर्पज़ है हैबियस कॉर्पस का, उसमें यही है कि अगर किसी ने इलीगल डिटेन कर लिया है बॉडी को, किसी पर्सन को, तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है एंड हैबियस कॉर्पस इशू हो जाएगी। उसमें उसको प्रोड्यूस करना होगा कोर्ट को एंड किस अथॉरिटी से उसने डिटेन किया है वो बताना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि डिटेंशन इलीगल होना चाहिए, ये नहीं कि लीगल है। अगर लॉफुल डिटेंशन है और आप हैबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई कर दें तो वहाँ ये काम नहीं करेगी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आता है एक केस है एडीएम जबलपुर केस। सबसे ज़्यादा ये आता है, प्री में भी आ सकता है, एडीएम जबलपुर केस known as the habeas corpus case, held that no person has any locus standi to move any writ petition under Article 226 before High Court for habeas corpus or any other writ or order or direction to challenge the legality of an order of detention during emergency। ये emergency के टाइम पर आया था एडीएम जबलपुर केस, तो ये उस टाइम का जजमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। The two main ingredients to prove in case of habeas corpus are, जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होनी चाहिए हैबियस कॉर्पस के लिए, जो मैंने बताया था अभी। एक तो कन्फाइनमेंट, सेकंड इलीगलिटी ऑफ द मैनर ऑफ कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट होना चाहिए, दूसरा इलीगल कन्फाइनमेंट होना। दिस रिट ओनली क्योर्स द डिफेक्ट एंड डू नॉट गिव अ ब्लैंकेट ऑर्डर ऑफ नो डिटेंशन एट ऑल। तो ये एक क्योर कर दी है डिफेक्ट को, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अरेस्ट नहीं हो सकते। एन एप्लीकेशन फॉर हैबियस कॉर्पस कैन बी मेड बाय आइदर द प्रिजनर हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। तो ये पिटिशन जो फाइल कर सकते हैं, या तो प्रिजनर खुद फाइल कर सकता है या फिर उसके बिहाफ पर कोई पर्सन। स्कोप ऑफ दिस रिट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम इनह्यूमन ट्रीटमेंट इनसाइड द जेल। If detention is justified under law, writ should be refused। अगर वही है कि अगर जस्टिफाइड है, लॉफुल डिटेंशन है, तो रिट रिफ्यूज़ हो जाएगी। रेस जुडिकाटा डू नॉट अप्लाई टू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है इस रिट पर, जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में। इसके बाद आती है हमारी सेकंड रिट, दैट इज़ मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? इट इज़ एन ऑर्डर और इशूड बाय कोर्ट कमांडिंग दी पब्लिक अथॉरिटी और लोअर कोर्ट टू डू सम पर्टिकुलर एक्ट विच अपेरेंट टू इट्स ऑफिस एंड इज़ इन नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी। तो ये एक ऑर्डर होता है कमांडिंग, इशूड बाय कोर्ट कमांडिंग दी पब्लिक अथॉरिटी और लोअर कोर्ट, या तो पब्लिक अथॉरिटी हो या लोअर कोर्ट हो, इनको इशू होता है कि अपनी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए, जिसके लिए वो अपेरेंटली बाउंड हैं। It would lie where there is a failure to perform mandatory duty। अगर वो अपनी ड्यूटी करने में फेल हो रहे हैं तो ये इशू हो सकती है। Mandamus literally means we command। It can be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal और government itself। तो इनके अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है, बट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन। ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ये प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद में हमने हैबियस कॉर्पस में केस डाला था एडीएम जबलपुर, इसमें केस डाल देंगे गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। हेल्ड दैट कंटिन्यूइंग मैंडेमस मीन्स ऑर्डर टू एजेंसी टू वर्क कंटिन्यूसली एंड नॉट फॉर अ सिंगल वर्क by issuing direction from time to time and keep the matter pending, requiring the agencies to report the progress of investigation so the continuancy I can be made by court। ये इसमें बेसिकली उसका मीनिंग बताया था कि कंटिन्यूस मैंडेमस भी होती है, उसमें यही होता है कि जो वर्क बार बार करने के लिए इशू की जा सकती है, तो उसमें बार बार एक प्रॉपर आई रखने के लिए बार बार तो इशू, हम बार बार ऑर्डर इशू नहीं करेंगे, तो उसमें मैंडेमस इशू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस मैंडेमस। इसके बाद में हमारा आता है थर्ड, क्यू वारंटो। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट द पर्सन हु यूजर्प्स अ पब्लिक ऑफिस। इट इज़ इशू अगेंस्ट द होल्डर ऑफ ऑफिस
requiring him to show with what authority he holds the office. It is mainly for administrative actions and lies in the following conditions. ये एक अथॉरिटी शो करने के लिए होती है, उससे पूछने के लिए किस अथॉरिटी से आपने ये ऑफिस होल्ड किया हुआ है। तो इसकी लिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट, ऑफिस इन क्वेश्चन मस्ट बी पब्लिक ऑफिस नॉट प्राइवेट। पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, प्राइवेट नहीं हो। इट मस्ट बी सब्सटेंटिव इन कैरेक्टर मीन्स इंडिपेंडेंट इन टाइटल। ये इंडिपेंडेंट इन टाइटल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी सीनियर ने आपको ये जॉब दे दी है, वो ऑफिस दे दिया है। अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो ऑफिस। थर्ड है, रिस्पोंडेंट मस्ट नॉट बी क्वालिफाइड लीगली टू होल्ड ऑफिस और टू रिमेन इन दी ऑफिस। ये नहीं कि लॉफुल ऑफिस होल्ड करने का उसको राइट हो, उसने इलीगल होल्ड किया हुआ हो ऑफिस। इसमें हम केस लो डालेंगे, राजेश अवस्थी वर्सेस नंदलाल जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व writ of quo warranto would lie when the appointment is made contrary to the statutory provision. इसके बाद में हमारी आती है प्रोहिबिशन। फोर्थ, प्रोहिबिशन, इट मीन्स टू प्रोहिबिट। दिस writ is issued primarily to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rule of natural justice. तो ये जो रिट है प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिट करने के लिए इशू होती है ताकि ऑर्डर इशू ना करें कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट है या फिर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट अगर जा रही हैं तो प्रिवेंट करने के लिए आता है। इसके बाद आती है सर्श्योररी। इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिट इज़ टू कीप inferior court, judicial and quasi-judicial authority within their limits of jurisdiction, and if they exceed, their decision will be quashed by the High Court or Supreme Court by issuing writ of certiorari. तो इसमें कन्फ्यूज़न भी रहता है काफ़ी लोगों को प्रोहिबिशन में एंड सर्श्योररी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों पढ़ने में एक जैसी लगती हैं तो इसका डिफरेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्श्योररी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोहिबिशन इज़ अवेलेबल एट एन अर्लियर स्टेज whereas certiorari is available at a later stage on similar grounds. ये तो प्रोहिबिशन कोई ऑर्डर पास करने से पहले प्रोहिबिट कर देता है और सर्श्योररी ऑर्डर पास हो चुका उसके बाद में क्वेश करता है कोर्ट। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड है रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज टू प्रोहिबिट इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन एंड सर्श्योररी इशूड टू क्वेश द डिसीजन। ठीक है। एंड थर्ड है सर्श्योररी इज़ क्यूरेटिव एंड प्रोहिबिशन इज़ प्रिवेंटिव। थर्ड डिफरेंस ये है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आज का क्वेश्चन। हमने 5 रिट इसमें डिस्कस की हैं जो कि हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट की पावर वास्ट है आर्टिकल 226 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी लिमिटेड है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंज होने पर ही रिट इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट लीगल राइट्स हो या फंडामेंटल राइट्स हो दोनों के लिए कर सकता है। लास्ट में हमने इसमें लिखा भी है दीज पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एज वेल एज बाय हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो दोनों को ही पावर दी गई हैं। ये आर्टिकल 32 था आज का हमारा, हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही राइट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स में है ही काफ़ी, थोड़ा बहुत पॉइंट चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।